वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय 4 मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें परिचय चल रहा था। परिचय के अंतर्गत हमने मानव विकास का परिचय करा दिया था। परिचय के अंतर्गत देखें तो इसमें कुछ पॉइंट थे कि मानव विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं। जो बाधाओं की बातें थी, जो बाधा आती है उन बाधाओं के बारे में पहला इसमें पॉइंट था कि आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता का न होना। कहने का तात्पर्य कि मानव के जो आधारभूत विकल्प होते हैं उन विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता का न होना मानव विकास में यह पहला पॉइंट प्रमुख बाधक माना जाता है। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं सुलभ न होना। सुलभ का तात्पर्य कि ज्ञान प्राप्त करने की जो सुविधाएं हैं वे सुलभ न होना। सुलभ का तात्पर्य होता है कि पर्याप्त सुविधाएं न हो। तो ये दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्त करने की जो सुविधा है वह पर्याप्त सुलभ न होना। तीसरा है कि निर्धन, सामाजिक भेदभाव, उसके साथ साथ संस्थाओं का समुचित विकास न हो पाना, ये मानव विकास के बाधाओं में तीसरा प्रमुख बाधा है कि निर्धन, सामाजिक भेदभाव। कहने का तात्पर्य कि हमारे देश में जो बड़े पैमाने पर गरीब जनता या निर्धन आम जनता होती है, उसके साथ साथ उनके सामाजिक भेदभाव और संस्थाएं, मतलब कहने का तात्पर्य कि जो छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का समुचित विकास न हो पाना भी मानव के विकास की एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। उसके बाद चौथा है कि स्वस्थ जीवन कहने का तात्पर्य कि अगर मनुष्य का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं तो कोई शरीर कार्य कैसे करेगा? जब कार्य नहीं होगा तो मानव का कोई विकास नहीं होगा। तो ये जो बातें आ रही कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए शिक्षा प्राप्त न करने और शिष्ट जीवन के मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होना, तो कहने का तात्पर्य कि मानव जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। स्वस्थ अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना भी महत्वपूर्ण है या कहें अत्यंत आवश्यक है। और शिक्षा न प्राप्त कर पाना और शिष्ट जीवन जीने के मार्ग में, शिष्ट मतलब शिष्टाचार का जो मानव का जीवन है, उस जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो आप जानते हैं कि शिक्षा से ही मानव का डेवलपमेंट या मानव का विकास हो सकता है। तो शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी न होना मानव के विकास में एक प्रमुख बाधा मानी जाती है। अब आता है इसी में कि मानव विकास के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के क्या प्रयास हो सकते हैं। तो मानव विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए भी कुछ उपाय यहाँ दर्शाए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट इसमें है कि आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता देना। पहला पॉइंट कहने का तात्पर्य कि आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता देना। तो कहने का तात्पर्य कि जो आधारभूत विकल्प है, मानव के अनेक प्रकार के विकल्प सामने आते हैं कि हम ये कार्य न करके, ये व्यवसाय न करके हम अलग कोई दूसरा व्यवसाय करें, या हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हम ये डिग्री न लेकर अगर हम अदर कोई दूसरी डिग्री लेते हैं तो
तो उससे भी हम अपना अलग कोई प्रोडक्ट या कोई अलग कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं या सरकारी विभागों में भी हम जा सकते हैं। तो वही है कि आधारभूत विकल्पों को तय करने की स्वतंत्रता देना। तो अगर आधारभूत जो विकल्प हैं, आधारभूत विकल्प बहुत से हैं, तो उनमें मनुष्य को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब उसे स्वतंत्रता मिलेगी तो एक विकल्प न देखकर, एक संसाधन न देखकर दूसरे संसाधन, दूसरे से नहीं तो तीसरे संसाधन को चुनने की स्वतंत्रता आम आदमी को या हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें निर्धनता और सामाजिक भेदभाव हटाना। निर्धनता और सामाजिक भेदभाव हटाना ये दूसरा पॉइंट है। कहने का तात्पर्य कि देश में जो गरीबी है, निर्धनता है, इसको दूर करने के लिए देखा जाए तो निर्धनता और समाज में जो अनेक प्रकार के छुआछूत की जो परंपराएं हैं, भेदभाव, सामाजिक भेदभाव की, कोई व्यक्ति उच्च जाति का है तो कोई निम्न जाति का है, तो कोई जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, तो ये जो सामाजिक भेदभाव है इसे समाप्त करके ही मानव का विकास किया जा सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों के विकल्पों को पहुंचाने के लिए लोगों को स्वतंत्रता देना। तो कहने का तात्पर्य कि स्वास्थ्य, शिक्षा और साधनों के विकल्पों तक पहुंचने के लिए लोगों को स्वतंत्रता देना। तो कहने का तात्पर्य कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी और जो साधन हैं, इन सभी साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान या कहें कि एक व्यक्ति से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। चौथा है लोगों की क्षमता और विकल्पों को बढ़ावा देना। तो जो लोगों की क्षमता है और लोगों के जो विकल्प है उसको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे मानव अपना कार्य आसानी से कर सके और विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। तो लोगों की क्षमता और विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति किसी कार्य को सीख करके या कोई रोजगार को सीखकर उसमें निपुणता प्राप्त करे, और जब वह निपुण हो जाएगा तो अपने विकास के साथ साथ अपने ग्रामीण क्षेत्र या अपने शहरी क्षेत्र के साथ साथ अपने देश का भी वह विकास करेगा। जैसे एक उदाहरण याद दिया है कि उदाहरण के रूप में देखें तो एक निर्धन बच्चा, निर्धन का तात्पर्य गरीब बच्चा, डॉक्टर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसके पास डॉक्टर बनने के जो उचित विकल्प हैं उन विकल्पों के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। या इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति अपने घातक रोग का इलाज अच्छे डॉक्टर से नहीं करवा सकता क्योंकि उसके पास जो है इलाज कराने के या उपचार कराने के विकल्प जो है विकल्प सीमित है। तो कहने का तात्पर्य कि मानव का विकास तभी हो सकता है जब मानव को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता के साथ साथ जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों के विकल्प को भी तैयार रखें, उसके साथ साथ मानव को प्रोत्साहित भी किया जाए और मानव को स्वतंत्रता भी प्रदान हो, लोग स्वतंत्र हों, अपने विवेक से, अपनी इच्छा से मानव के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है या व्यक्ति की जिस कार्य करने में रुचि है उस रुचि के अनुसार उसको ट्रेनिंग या उसको व्यवस्थाएं दी जाए या वह कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाए। डॉक्टर महबूब उल हक तथा उनके घनिष्ठ मित्र रहे अमर्त्य सेन, ये दोनों एशिया के महत्वपूर्ण जो है अर्थशास्त्री रहे हैं। तो ये दोनों ने मिलकर देखा जाए तो मानव विकास प्रतिवेदन जो है निकालने जैसा महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया है। और ये दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों का कार्य मानव
विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो मील का पत्थर साबित होता है। कहने का तात्पर्य कि दोनों के जो प्रयास रहे इससे मानव का बड़े पैमाने पर विकास होता है। डॉक्टर महबूबुल हक का मत है कि मानव विकास का जो संबंध है वह प्रायः लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना है। मतलब लोगों के विकल्प खुले हों, ये कार्य नहीं सफल हो रहा तो हम कोई दूसरा कार्य करें, दूसरा नहीं सफल हो रहा तो हम कोई तीसरा कार्य करें। तो विकल्पों में वृद्धि करना जिससे वे आत्मसम्मान के साथ साथ दीर्घ और स्वस्थ शरीर का जीवन जी सके। और 1990 में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विकास का कार्यक्रम है उसके वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए देखें तो इन्होंने प्रस्तुत करने के लिए उनकी मानव विकास की संकल्पना का जो प्रयोग किया गया और डॉक्टर महबूबुल हक अपने एक भाषण में इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों। कहने का तात्पर्य कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें आप देखते हो और उन्हें क्यों पूछते हो। मैं वो वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ कि वे क्यों नहीं हैं। ये विचार जो है डॉक्टर महबूबुल हक का है। और देखा जाए तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी विकास के मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि करना। कहने का तात्पर्य कि डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी मानव को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के लिए जोर दिया है। कहने का तात्पर्य कि मानव स्वतंत्र हो, वह किसी के चंगुल में न फंसा हो, उसे अपने व्यवसाय अपने रोजगार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो देखा जाए स्वतंत्रता में वृद्धि करना, क्योंकि स्वतंत्रता में वृद्धि से विकास लाने में उसके यह एक प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। और उसका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं की भी खोज करना है। और इन दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा देखें तो मानव विकास में किया गया जो कार्य है वह एक मील का पत्थर। कहने का तात्पर्य इन दोनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया जो कार्य है वह भारतीय क्षेत्र में या कहें पूरे विश्व के मानव विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। और जिससे प्रेरणा देकर भावी भविष्य के जो अर्थशास्त्री रहे उन्होंने अपने गंतव्य की ओर, कहने का तात्पर्य कि जो भविष्य के अर्थशास्त्री थे वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और मानव विकास को प्रदर्शित करने वाले जो मूल्य थे वे निम्नवत हैं। तो वे मूल्य क्या हैं? इसमें पहला पॉइंट है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दीर्घ मतलब लंबा बड़ा, तो जो दीर्घ है मतलब लंबा बड़ा, लंबे समय तक मानव का जो स्वस्थ जीवन है, अगर मानव स्वस्थ नहीं है तो वह कोई विकास या कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा। तो मानव के विकास के लिए पहली प्रधानता है कि मनुष्य स्वस्थ हो, क्योंकि कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी ठीक से कार्य करता है, और जब मस्तिष्क ठीक से कार्य करेगा तो मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दूसरा है ज्ञानार्जन की सुविधाओं और क्षमताओं का होना। कहने का तात्पर्य ज्ञानार्जन की सुविधा, कहने का तात्पर्य ज्ञानार्जन का तात्पर्य कि ज्ञान लेने की जो सुविधाएं हैं और मनुष्य के अंदर वो क्षमता भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ शिक्षा से ही है, ज्ञान आप लेना चाहते हैं तो ज्ञानार्जन की सुविधाएं हो, मतलब ज्ञान देने की संस्थाएं हो, उसके साथ साथ
ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता भी उस मनुष्य में या उस व्यक्ति में हो। तो ये दूसरा है कि ज्ञानार्जन की सुविधाओं और क्षमताओं का होना। तीसरा है शिष्ट जीवन यापन के लिए जो है पर्याप्त साधन का होना। तो शिष्ट मतलब शिष्टाचार के अनुसार देखें तो मानव के जीवन यापन के लिए पर्याप्त जो साधन है उन साधनों का डेवलपमेंट या विकास होना चाहिए। चौथा है विकल्पों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता का होना। तो जो विकल्प हैं विकल्पों में 1 2 4 6 मतलब सभी विकल्पों में एक स्वतंत्रता हो। जो भी कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति के विकास के लिए जो विकल्प हैं उन विकल्पों में स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है, जिससे मानव अपना डेवलपमेंट या अपना विकास कर सके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ। तो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? उन 4 स्तंभों में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं? तो देखा जाए तो मानव विकास के 4 स्तंभ जो हैं वे स्तंभ मानव विकास का जो भवन होता है या मानव विकास की जो आधारशिला होती है या मानव विकास की जो नींव रखी जाती है उस नींव के या उस महल के या कहें कि मानव विकास का जो भवन है उस भवन के 4 महत्वपूर्ण खंभे या 4 महत्वपूर्ण पिलर कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिन्हें मानव विकास का 4 स्तंभ कहा जाता है। और मानव विकास की जो संकल्पना है वह 4 स्तंभों से होकर के ही प्रस्फुटित या कहें इन 4 स्तंभों से होकर के ही गुजरती है। और मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं वे निम्नवत हैं। पहला है समता। पहला है समता। समता का तात्पर्य समझ रहे हैं? समता, सम मतलब समानता, समता मतलब समानता। समता का तात्पर्य यहाँ समानता से है। कहने का तात्पर्य कि मानव विकास में सभी को एक समान अवसर दिए जाए, क्योंकि धरातल पर जो भी मनुष्य हैं सभी एक समान है और सभी ईश्वर की ही संतान है। तो मानव के बीच में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाए, जिससे सभी मानव अपना डेवलपमेंट या अपना विकास कर सकें। ये जो 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिसमें समता, तो मानव विकास का विचार इन्हीं 4 स्तंभों से होकर के गुजरता है और इनके बिना मानव विकास होना संभव नहीं है। जिसमें पहला पॉइंट आता है समता। समता का तात्पर्य होता है समानता। तो समानता का तात्पर्य कि हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से समानता मिलनी चाहिए। तो समता जैसे बराबरी का हक, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। समता के बारे में कि समता बराबरी का भाव या सभी मनुष्य को एक समान का दर्जा दिया जाना चाहिए, अर्थात प्रति या सभी व्यक्तियों के पास अवसर की जो समानता है उसको लाभ उठाने के लिए सभी को एक समान अवसर प्रदान हो और अवसरों की समानता का उपभोग करने में जो लिंग है
लिंग का तात्पर्य कि स्त्री और पुरुष, पुरुषों को अधिक अधिकार मिले और स्त्रियों को कम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंग का है, प्रजाति का है, आय और जातिवाद की जो बाधाएं हैं ये सब नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि समता या समानता का जो भेदभाव है तो सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। लिंग का, प्रजाति का, जैसे हमारे यहाँ अनेक प्रकार की जातियाँ हैं तो सभी जातियों में एक समान सभी को अवसर मिलना चाहिए। नहीं कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई क्षत्रिय है, तो कोई लाला है, तो कोई पंडित है, तो कोई पिछड़ी जाति का है, तो कोई अनुसूचित जनजाति का है, तो सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। ये समता में आएगा। तो जिसमें लिंग है, लिंग का तात्पर्य आप समझ रहे हैं स्त्री और पुरुष, तो ये नहीं कि समाज में केवल पुरुषों को ही समान अवसर मिले, स्त्रियों को न मिले, ये भी नहीं। तो लिंग, प्रजाति और आय और जातिवाद की जो बाधाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। जाति के रूप में भी कि फला व्यक्ति का जाति है तो इसको अवसर न मिले, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो जो जातिवाद है और प्रजाति है, लिंग है, आय है, इन सब की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। और इन बाधाओं में सामना प्रत्येक काल और समाज में होता चला आया है। तो जब तक हम इन लिंग को, प्रजाति को और देखें तो जातिवाद को जब तक हम समाप्त करके सभी मानव को एक समान अवसर प्रदान नहीं करेंगे तब तक मानव का विकास नहीं हो सकता। तो मानव के विकास के जो 4 स्तंभ हैं उसमें पहला है समता। तो सभी व्यक्ति को समान अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। भारत में स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बच्चे विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं और कभी कभी निर्धनता, बेरोजगारी और दयनीय पारिवारिक दशाएं भी जो है बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। तो शिक्षा का इन निर्धन गरीब व्यक्तियों तक न पहुंच पाना भी देखा जाए तो इस वर्ग के विकल्पों में सीमित कर देता है, जिससे उनका विकास बाधित हो जाता है। तो ये जो समता है, किसी भी धरातल पर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वे कोई भी किसी भी लिंग हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे वे किसी प्रजाति के हों, तो इन सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता ये दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उसमें दूसरा है सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को देखें तो वृद्धि और विकास के लिए, उचित जीवन निर्वाह के लिए सतत पोषण की आवश्यकता होती। सतत मतलब लगातार भरण पोषण के लिए वो सभी अनुकूल दशाएं, खाद्य सामग्री और पोषण संबंधी खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। और सतत पोषणीयता से आशय यह लगाया जाता है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों के उपयोग की समानता और स्वतंत्रता से लगाया जाता है। कहने का तात्पर्य कि सतत पोषणीयता से आशय यह है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने पर्यावरणीय और वित्तीय का तात्पर्य उनके पास इतना धन है, उस धन के अनुसार उनका भरण पोषण ठीक से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो जो वित्तीय संसाधनों के उपयोग की जो समानता और स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है और प्रत्येक पीढ़ी को सतत पोषणीयता के लिए संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी एक का भी दुरुपयोग
भावी पीढ़ी के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। कहने का तात्पर्य कि जो भी सतत पोषणीयता है, जैसे कोई परिवार है तो उस परिवार में जो आय व्यय पर खर्च हो रहा है बच्चों के लिए, एक माता पिता के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई वही व्यवस्था बच्चों को भी दिया जाए, फिर उन बच्चों के जो बच्चे हों उनको भी वही व्यवस्था दी जाए। ये सतत पोषणीयता में आता है। कहने का तात्पर्य एक ही परिवार के सभी लोगों को एक समानता और स्वतंत्रता, खाद्य पदार्थों की जो उपलब्धता है वह सभी को पर्यावरण के अनुकूल जो है वित्तीय संसाधनों के उपयोग की जो समानता और स्वतंत्रता एक समान रूप से सभी को प्रदान की जाए, यह सतत पोषणीयता के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं होता है कि बालिकाओं और बालकों को विद्यालय में शिक्षा के जो उचित अवसर दिए जाने चाहिए, अन्यथा युवावस्था में ही ये बालक जो है अवसर की समानता से अपना हाथ धो बैठेंगे और देखा जाए तो रोजगार के जो समान विकल्प हैं उन विकल्पों का इन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा और इससे इन बालिकाओं के जीवन में जो अन्य कार्य हैं या अन्य पक्ष हैं वे भी प्रभावित होने लगेंगे और जिससे इनके मार्ग में या इनके विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी। और देखा जाए तो प्रत्येक पीढ़ी का भी यह पावन कर्तव्य होता है कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत पोषणीयता का विकास या आने वाली पीढ़ी के लिए देखें तो विकल्पों की उपलब्धता वह सुनिश्चित करा दे। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उन 4 स्तंभों में समानता, समता या कहीं समानता, दूसरा था सतत पोषणीयता और तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। तो देखें तो सतत पोषणीयता और तीसरा है उत्पादकता। तीसरा है उत्पादकता। तो सतत पोषणी के बाद अब उत्पादकता की बात जहाँ आती है तो मानव उत्पादन का एक सक्रिय साधन माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि इस हमारे भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का उपभोग करके वस्तुओं का निर्माण करने में मानव की जो भूमिका है वह अग्रणी है। तो जो उत्पादकता की बात आती है यह मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण पिलर कहें या तीसरा महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है उत्पादकता। तो मानव उत्पादन जो एक सक्रिय साधन है और देखा जाए तो इसके उत्पादन की जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य कि मानव के अभाव में उत्पादकता की जो कल्पना है वह कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके अंतर्गत देखें तो उत्पादकता से जो आशय है मानवीय श्रम। मानवीय श्रम का तात्पर्य कि जो मानव के उपयोग हैं या मानव का जो श्रम है वह उत्पादकता और उत्पादकता की जो क्षमता है उसका विकास करता है। तो ऑनलाइन क्लास में आज इतना ही। मानव स्तंभ या मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उसमें कल अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।